हेलो एवरीवन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आपको पता लग रहा है, सामने ही दिख रहा है, 1 फेब से 7 फेब तक जो है करंट अफेयर इस महीने का जो भी आएगा उन सभी को हमने क्विज के फॉर्म में इसमें डाला हुआ है आपके इस लेक्चर में। और इट डजंट मीन कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम किए हैं वही क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वैसे ही आएंगे। बट इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आपके करंट अफेयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे क्वेश्चंस जो है और भी आ सकते हैं। बस पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। यूनियन बजट के हवाले से इस हफ्ते में हमें पता है सबसे बड़ा इवेंट जो है वो यूनियन बजट का ही हुआ है। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द यूनियन बजट 2026-27 वाज इंस्पायर्ड बाय विच थीम। आपको बता दूं कि हर साल जब भी बजट पेश होता है उसके पीछे कोई ना कोई थीम होता है, जिस थीम को लेकर जो है पार्लियामेंट में बजट पेश होता है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, आप इनको देख रहे हैं यहाँ पर, लगभग लगातार 9 सालों से जो है ये बजट पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो है, क्या खास बात क्या है, ये थीम क्या रखा गया था, सबसे पहले तो आंसर हम इसमें कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। जो थीम रखा था इस बजट का, दैट इज थ्री कर्तव्य। ये थीम रखा था। इस थीम के रखने के पीछे जो वजह थी वो क्या थी? वो वजह ये थी कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये थीम जो है कर्तव्य भवन में जो बनाया गया था, कर्तव्य भवन के अंदर इसको प्रिपेयर किया था। और इसके पीछे तीन कर्तव्य जो है उनसे ये थीम बजट जो है ये इंस्पायर हुआ था। और क्या था वो? टू एक्सिलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी, एंड थर्ड इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो अलाइन करता है सबका साथ सबका विकास। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। व्हाट वाज द प्रपोज्ड कैपिटल। हाँ, एक चीज और मैं उसमें भूल गया, सबसे खास बात जो थी इस बजट की, ये कब पेश हुआ था? संडे को, जो कि बहुत रेयर होता है। संडे छुट्टी वाले दिन बजट को पेश किया था। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये बजट जो था संडे को पेश हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट वाज द प्रपोज्ड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-2027। और जो ये है कि हमारा कितना बजट जो है कैपेक्स में रखा गया था। कैपेक्स का मतलब होता है वो बजट जो एलोकेट होता है हमारे देश के एसेट क्रिएशन में। जैसे बिल्ड हाईवेज आ गए, रेलवेज आ गई, पोर्ट्स आ गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारा एसेट क्रिएट हो, और वो एसेट इन फ्यूचर जो है हमारी कंट्री को जो है अर्निंग का सोर्स बने। तो इसका आंसर रहेगा 11.2 लाख करोड़, सॉरी 12.2 लाख करोड़, जो इस साल का बजट कैपेक्स रखा था, जो कि 9% राइज है लास्ट ईयर से। 9% राइज फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो अच्छा बजट है ये। उम्मीद करते हैं इस बजट से जो है देश की तरक्की जो है अच्छे से हो जाए। ठीक है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो चीजें आती हैं जैसे सैलरीज आ गई, पेंशन आ गई, सब्सिडीज आ गई, वो आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये जो बजट जो है 12.2 लाख करोड़ का जो बजट है, ये रखा गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी कि एसेट्स बनाने में, एसेट क्रिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच न्यू मिशन वाज लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2026-27 टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर फार्मास्यूटिकल इनोवेशन। आपके सामने स्क्रीन पर जो है ऑप्शंस है। इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति जो है इसका आंसर रहेगा। सबसे बड़ा जो है ये यूनियन बजट का एक जिसको कहते हैं ना, एक सेंटर पॉइंट है कि इतना अमाउंट जो है इसमें एलोकेट किया गया है, लगभग 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ बजट एलोकेशन किया है मिशन बायो फार्मा शक्ति में। द ओनली सोल पर्पस इज कि हमारा जो इंडिया है उसको सशक्त करना है फार्मास्यूटिकल एजेंसी की तरफ से। तो ये जो है बायोफार्मा शक्ति जो है इसका आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 वाज अनाउंस्ड इन बजट 2026 फॉर विच सेक्टर। क्वेश्चन में ही आंसर है सेमीकंडक्टर मिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ये इसका आंसर रहेगा। लगभग 1,000 करोड़ का बजट जो है इसके लिए रखा गया है, ताकि हम हमारी कंट्री जो है एम्पावर हो सके सेमीकंडक्टर चिप्स में, जो अपने आप में जो एक स्किसिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड में। पोस्ट कोविड हम सबको पता होगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स की जो है बहुत शॉर्टेज हो गई थी। हर एक कंट्री जो है डिपेंड हो चुकी थी इंपोर्ट करने में। लेकिन अब इस बजट एलोकेशन के बाद हमारे जो लोकल स्टार्टअप्स है, लोकल इंजीनियर्स है, जो इस चीज में काम करना चाहते हैं, इन कंपनीज में काम करना चाहते हैं, वो एक बेहतरीन विकल्प जो है पूरे दुनिया में जो ला सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड फॉर आईटी सर्विसेज वाज इंक्रीज फ्रॉम 300 करोड़ टू, इसका आंसर रहेगा 2000 करोड़। अब थोड़ा समझेंगे कि हार्बर थ्रेशोल्ड क्या है फॉर आईटी सर्विसेज के लिए, थोड़ा सा इसमें ये है, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो एग्जाम आने वाला है जेकेएसएसबी का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम जेकेएसएसबी के अंदर आता है, उस हवाले से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है थ्रेशोल्ड, क्या है, एक रूल्स है, ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक रूल बनाया गया है। ये रूल उन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बनाया गया है जो फॉरेन में, जो कि बाहर अपने देश से बाहर जो कंपनीज है उनके साथ जो है टाई अप्स करती हैं। जैसे पेरेंट कंपनी एक बाहर फॉरेन में है और उसकी एक सिस्टर कंसर्न जो है हमारे इंडिया में है, जो आईटी सर्विसेज जो है देती है। उस आईटी सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन बनता है, उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, उस ट्रांजैक्शन को उसको ट्रांजैक्शन को सर्विलेंस में रखने के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो है बनाई जाती है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 300 करोड़ की थी, अब जो है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2000 करोड़ का। एग्जाम्पल के तौर पे थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास लिमिट जो है पहले 300 करोड़ थी, तो एक कंपनी ने ट्रांजेक्शन किया 250 करोड़ का, तो उस 250 करोड़ के ऊपर जो है कंपनी जो है सेफ हार्बर रूल्स का जो है अप्लाई करेगी, और वो उन सारे चीजों से, लिटिगेशन से बच सकती है, लंबे टैक्स प्रोसीजर से बच सकती है, टैक्स ऑफिसर्स की स्क्रूटनी से बच सकती है। तब जाके हम कहेंगे कि उसने थ्रेशोल्ड जो है हार्बर का रूल्स जो है अप्लाई किया। वही रूल अब 300 करोड़ को बजाकर जो है बजाय 2000 करोड़ जो है कर दिया गया है। ये बहुत अमाउंट कर दिया गया है। इससे होगा क्या, इससे जितने भी कंपनीज जो है जो इसमें इंटरेस्ट लेती है कि वो अपने काम में जो है थोड़ा वर्ल्ड वाइड उसको लेना चाहते हैं, वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि पहले उनको डर होता था कि 300 करोड़ का जो एक थ्रेशोल्ड था वो आराम से पार हो जाता था, और कोई भी कंपनी नहीं चाहती थी कि वो अपने ऊपर कोई लिटिगेशन जो है फेस करे। इसीलिए ये बढ़ाकर जो है 2000 करोड़ कर दिया गया है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है आईटी कंपनीज का है। आगे चलते हुए सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, दैट इज इन द यूनियन बजट व्हिच सेक्टर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सेफ हार्बर रूल्स एनकरेज एक्सपोर्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मल्टीनेशनल कंपनी स्पेशली जो है आईटी सेक्टर जो होती है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके लिए जो है ये बनाया गया है सेफ हार्बर रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, व्हाट रेसिप्रोकल टैरिफ डिड द यूएस अनाउंस ऑन इंडियन गुड्स। ये रियूटर्स की रिपोर्ट है। रियूटर्स मतलब फॉरेन एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज होती है जो वेरीफाई करती है न्यूज को, उनकी तरफ से ये हमें न्यूज जो है ये मैगजीन्स में छपती है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कितना अब रख दिया गया है यूएस के लिए, इंडिया यूएस के बीच में, दैट इज 18%। पहले कुछ अफवाहें हमने सुनी थी कि यूएस ने जो है प्यूनिटिव टैरिफ जो है चार्ज किया था हमारी कंट्री पे। अब वो कितना सच है कितना झूठ है उसमें हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। प्यूनिटिव टैरिफ वो टैरिफ हो गया जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इम्पोज करती है एज ए पनिशमेंट या एज ए प्रेशर जो है बिल्डअप करने के लिए, ताकि अपना निजी बेनिफिट जो है उस कंट्री से लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, द यूनियन बजट 2026-27 proposed a new income tax act to simplify the current 1961 act. When is this new act scheduled come into effect? ये हम सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जितने भी नए रूल्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो अप्लाई होते हैं। और फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आएगा इसका 1 अप्रैल 2026 से जो है ये रूल अप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे, ऑन 7 फरवरी 2026 द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन विच कंट्री ऑन एन ऑफिशियल विजिट। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले तो जैसे ये ऑप्शंस है इसी में हम कर लेंगे। जापान की अगर हम कैपिटल की बात करें, दैट इज टोक्यो। मलेशिया की कैपिटल आ गई लुमपुर, इसकी स्पेलिंग कितनी सही है। फ्रांस की आ गई पेरिस। ऑस्ट्रेलिया की आ गई कैनबेरा। ये इनकी कैपिटल है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या रहेगा। हाल ही में 7 फरवरी को जो है प्राइम मिनिस्टर की, 7 और 8 फरवरी को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की विजिट थी, वो थी फॉरेन कंट्री मलेशिया में। इसका आंसर क्या आएगा, मलेशिया। ठीक है, अब ये विजिट क्यों थी, ये विजिट थी एक बेहतरीन विजिट जो कि वहां के प्रधानमंत्री है उन्होंने इनको इनवाइट किया था इस मीटिंग के लिए। और मोदी साहब की ये पहली विजिट है 2026 की, इंटरनेशनल फर्स्ट विजिट है जो कि इन्होंने पूरी की, और वो भी इनके कहने पे, प्रधानमंत्री साहब के कहने पर जो है वो वहां पर गए। जो मेन एजेंडा था मीटिंग का, दैट वाज बिलैटरल टॉक्स बिटवीन ऑल एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज वो कंट्रीज है एसोसिएशन ऑफ, मैं इसमें लिख देता हूं, एशियन कंट्रीज।
इनके साथ जो है इनकी मीटिंग थी। मेन एजेंडा था इस मीटिंग का, वो था कि एशियन कंट्री के साथ टाइप्स जो है हमारे देश के काफी अच्छे होने चाहिए। उसके पीछे की वजह है, अब एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, लगभग 11 कंट्रीज जो है मिलाकर जो एसोसिएशन बनाती है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 11 कंट्रीज आती है, पहले 10 कंट्रीज थी। हाल ही में अक्टूबर 2025 में जो है एक नई कंट्री जो है इसमें मेंबर जो है शामिल हो गई है। अब कुल मिलाकर जो है 11 कंट्रीज आती है। मैं कोशिश करता हूं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, इसमें आ जाएगी पहली कंट्री इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद आ जाएगा अपना थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, अपना कैम्बोडिया, लाओस, इसमें आ जाएगा ब्रुनेई। ठीक है, कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आ गई इसमें म्यांमार। वो लास्ट जो नई कंट्री आई जो ऐड हुई है 2025, इंगो करके है कंट्री कोई, ये ऐड हो गई। तो ये 11 कंट्रीज मिलाकर जो बनाती है एशियन कंट्रीज। इन एशियन कंट्रीज का महत्व क्या है, ये हमारी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिहाज से हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो है इन कंट्रीज से जो है हमारे इंडिया को जो है बहुत बेनिफिट होता है। इसलिए जो है इन कंट्री के साथ टाई अप हमारे इंडिया के होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी 7 और 8 तारीख को मलेशिया के कुआलालंपुर जो है कैपिटल जो है मलेशिया की, वहां गए थे इस बायलैटरल टॉक्स के लिए। सेकंड, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ते हुए चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इन कुआलालंपुर, हाँ कुआलालंपुर जो है वो कैपिटल है मलेशिया की, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड विच ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब किस ग्रुप को एड्रेस वहां पर किया, ऑब्वियसली इट्स इंडियन डायस्पोरा। अब इंडियन डायस्पोरा क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे इंडियन ओरिजिन के सिटीजन है जो फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो चुके हैं, वो उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। उन ग्रुप्स से मिलने जो वो जो ग्रुप्स होता है, उस ग्रुप्स की मीटिंग को हम बोलते हैं डायस्पोरा बोलते हैं। और ये मीटिंग कौन अरेंज करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो इस पूरे इवेंट को मैनेज करती है, दैट इज इंडियन डायस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ गया, विच ट्रेड रिलेटेड फ्रेमवर्क डिड द टू कंट्रीज एग्री टू परसू इन फरवरी 24। हम सबको पता है इंडिया यूएस के बीच में जो है ये ट्रेड हुआ है, इंडिया एंड यूएस, इन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है। और क्या हुआ है, दैट इज इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क। इसके ऊपर बातचीत हुई है। ये वो एग्रीमेंट होता है, फ्रेमवर्क होता है, एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है। टेम्परेरी बेसिस पे होता है कि किस फील्ड में हम क्या नेगोशिएशंस करेंगे, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं, वो एक फ्रेमवर्क सेट किया जाता है। उस फ्रेमवर्क के तहत जो है फाइनल जो है डील जो है साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which Indian cricket team was congratulated in early February 2026 after winning a World Cup? That is अंडर 19 मेंस टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता है अभी हाल ही में, तो उसका है जिक्र इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 फाइनल इंडिया डिफीटेड विच टीम? इंग्लैंड को जो है हराया है भारतीय टीम ने। ठीक है, और ये जो मैच जो था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था हजारे स्पोर्ट्स क्लब, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में खेला गया था। हजारे, हजारे इज द कैपिटल ऑफ, कैपिटल सिटी है किसकी, जिम्बाब्वे की कैपिटल सिटी है हजारे। तो यहां पर खेला गया था ये, और इंग्लैंड को हराकर जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है हमारी टीम ने जो है जीता था। इन आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 हाउ मेनी टोटल टाइटल्स हैड इंडिया वन आफ्टर इट्स विक्ट्री इन द फाइनल? इस मैच को जीतने के बाद टोटल कितने जो है फाइनल्स वर्ल्ड कप जो है हमारे अंडर 19 टीम के नाम हुए हैं? दैट इज 6। अभी तक 6 जो है वर्ल्ड कप जो है अंडर 19 टीम के नाम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 6 डीआरडीओ सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड विच टेक्नोलॉजी? ठीक है, डीआरडीओ आ गया हमारे पास, डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसने जो है हाल ही में एक टेक्नोलॉजी जो है यूज की, दैट इज सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी, रैमजेट, सॉरी रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है, इसका इस्तेमाल करके इन्होंने जो है प्रशिक्षण किया, और ये काफी सफल प्रशिक्षण रहा। और इस टेक्नोलॉजी का जो मेन बेनिफिट है वो ये रहा कि हमारे जितने भी एयर टू एयर मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, अब उनमें ऑक्सीडाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो फ्यूल को कंबशन के लिए जो है एयर का ही इस्तेमाल करेगी। जैसे ही मिसाइल जब रैम करेगी एयर के अंदर, जो एयर का फ्लो उस डक्ट्स के अंदर जाएगा, वो जो है बर्निंग का काम करेगा, उससे फ्यूल बर्न होगा, और हमारी जो है मिसाइल जो है काम करेंगी। और इसका फायदा क्या होगा, जो हमारी मिसाइल पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल थी, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जाएंगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर तो जितना जितना चलेगी एयर उसको मिलता रहेगा, और बहुत लाइट वेट भी होगी। लाइट वेट होने की वजह से इनकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ, 16। द एस एफ डी आर टेस्ट वॉज कंडक्टेड एट, एस एफ डी आर हो गया हमारे पास वही सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेस्ट जो हुआ, कहां पर हुआ, डीआरडीओ ने कराया है। तो डीआरडीओ ने कराया है, तो इसका मतलब जो है कहां पर हुआ है, दैट इज आईटीआर चंदीपुर में हुआ है इसका टेस्ट, क्योंकि डीआरडीओ का जो मेन हेडक्वार्टर है, जो जहां पे प्रशिक्षण होते हैं, वो आईटीआर चंदीपुर में ही होते हैं। पोखरान के हवाले से बता दूं, पोखरान जो है इन द बेस्ड ऑन ये है राजस्थान के जैसलमेर में जो है पोखरान स्थित है। इसकी हिस्ट्री क्या है, पोखरान जो है हमारे इंडिया की जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है, दैट इज न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट, न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट। ठीक है, यहां पर हमारे हमारे भारत जो है न्यूक्लियर पावर कैसे बना, जो टेस्ट हुए थे, दो टेस्ट हुए थे, पोखरान 1 एंड पोखरान 2, वो इसी पोखरान के इलाके में जो है टेस्टिंग साइट में जो है न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बनी थी। टेस्ट के नाम थे, दैट इज एक तो स्माइलिंग बुद्धा, जिसको पोखरान 1 कहते हैं, और सेकंड टेस्ट हुआ था पोखरान 2। अभी डिजिटल बोर्ड है ना, नया नया अभी इस पे सीख रहे हैं, तो राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, पर ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। तो आईटीआर चंदीपुर जो है ये हमारा कहां पर है, इट इज ये आ गया, पोखरान हमारा आ गया कहां पे, जैसलमेर में। ठीक है, आईटीआर चंदीपुर हमारा आ गया कहां पर, ओडिशा में, उड़ीसा भी बोल सकते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल आ गई हमारे पास, कैपिटल आ गई हमारे पास भुवनेश्वर। ठीक है, और क्या खास बात है, उड़ीसा, हाँ, ये आईटीआर चंदीपुर जो है एक, हाँ, बे ऑफ बंगाल कोस्ट के करीब, along with बे ऑफ बंगाल कोस्ट, ये साइट जो है लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास, क्या आ गया, श्री हरिकोटा आ गया। हमें पता है श्री हरिकोटा कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पर क्या लोकेटेड है? सतीश धवन स्पेस सेंटर यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, यहां पर ये किसके अंडर आता है, इसरो के अंडर आता है। किसके अंदर आता है, इसरो। हमारे देश के जितने भी जो है सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं, वो यहीं पे इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च होते हैं, जो कि श्री हरिकोटा में है। फिर आ गया कारवार, कारवार इट्स ए कोस्टल सिटी, ये कोस्टल सिटी है। कोस्टल सिटी कहां पर है, ये कोस्टल सिटी कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है, कर्नाटका की कैपिटल आ गई बेंगलुरु। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये स्टैटिक जीके जो है करंट अफेयर के साथ साथ जितना हम बता सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम इसमें बताएंगे, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है। एस्पिरेंट को चाहिए टू द पॉइंट जो है, उसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हुए चलेंगे। इन फरवरी 2026 व्हिच सेमीकंडक्टर नोड वाज लॉन्च्ड इन बेंगलुरु। हाँ, अभी फरवरी में ही, इसी हफ्ते जो मैंने बताया, 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में, एक कंपनी है
पहले तो इसका आंसर कर देंगे, कौन सा सेमीकंडक्टर जो लॉन्च हुआ, दैट इज 2 नैनोमीटर चिप, अल्ट्रा एडवांस चिप। सेमीकंडक्टर्स में सबसे अल्ट्रा एडवांस जो है, हाई स्पीड जो है, लो पावर कंजप्शन चिप है, दैट इज 2 नैनोमीटर चिप है। इसका अभी सिर्फ एक टेप आउट किया गया है, अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की है। ये हमारे इंडियन इंजीनियर के साथ मिलकर जो है, किस कंपनी ने सबसे पहले डिस्प्ले की, बेंगलुरु में डिस्प्ले की, किस कंपनी ने की? क्वालकॉम। क्वालकॉम यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। उन्होंने इसको डिस्प्ले किया, बेंगलुरु में डिस्प्ले किया, दैट इज 2 नैनोमीटर चिप। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये चिप मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है हमारे इंडिया में, तो आप समझ सकते हो कि इसका प्रभाव जो है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को बूस्ट करना और आईटी सेक्टर को बूस्ट जो है कितना अच्छा हो सकता है। तो ये चिप्स जो है इस्तेमाल होती है हमारे डिफेंस सिस्टम में, इस्तेमाल होती है और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडिया जीसीसी एफटीए टॉक्स व्हाट वाज साइंड? इंडिया जीसीसी, इंडिया और किसके साथ बात हुई, इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग हो गया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है। गल्फ कंट्रीज जितनी भी आ जाएंगी वो इसके अंदर आएंगी, गल्फ कंट्रीज जितनी भी आ जाएंगी वो इस जीसीसी के अंदर आएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, टॉक्स हुई, इन दोनों के बीच में साइन हुई। क्या साइन हुआ? टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हो गया। सेम ये वही है, एक पहले से एक रेफरेंस होता है कि पहले से प्रिपेयर किया जाता है कि किन किन चीजों पे, किन किन ट्रेड पे, एग्रीमेंट पे हम क्या क्या नेगोशिएशंस करेंगे, क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट से जो हम उनका टैरिफ घटाएंगे, बढ़ाएंगे, आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो चीजें जो है इस टर्म ऑफ रेफरेंस में पूरी डिस्कस की गई, किस किस के बीच? इंडिया एंड जीसीसी। और जीसीसी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसीलिए है जीसीसी हमारे लिए, क्योंकि हमारा जितना भी इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट हमारा क्या होता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगी, एलएनजी नेचुरल गैस होगी, और केमिकल पेट्रोलियम्स जो है, जितने भी केमिकल्स जो हम गल्फ कंट्रीज से वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो सारा का सारा जो है जीसीसी के तहत जो है होता है, इन्हीं ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में होता है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जीसीसी के अंदर 6 कंट्रीज आती है। 6 कंट्रीज कौन कौन सी आती है? पहले आ जाएगा इसमें सऊदी अरब, फिर आ जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया इसमें, है ना। फिर इसमें आ जाएगा अपना कुवैत आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसमें ओमान आ जाएगा, फिर आ जाएगा ब्रुनई आ जाएगा, सॉरी ब्रुनई, बहरेन आएगा, इसमें बहरेन आएगा, और कतर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्रीज मिलाकर बनाती हैं गल्फ कंट्रीज जो है, कॉपरेशन का काउंसिल है, इन 6 कंट्री के साथ है। और हमें पता है ये सारी की सारी जो है कंट्रीज, इनके साथ टाइप्स जो है हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं। जो भी हमारा क्रूड ऑयल आता है वो इन्हीं कंट्रीज से आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम जो इनको एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट में हम इनको क्या करते हैं, जैसे राइस हो गए, जेमस्टोन्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, हम उनसे जो इंपोर्ट करते हैं वो यही हो, क्रूड ऑयल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो बायलैटरल टॉक्स जब होती है, एग्रीमेंट तभी साइन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम जाएंगे। ड्यूरिंग द पीएम विजिट टू मलेशिया इन February 26, विच इंडियन पेमेंट सिस्टम रीच्ड एन एग्रीमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर लिंकेज? ठीक है, ये एक हमारे लिए भी एक प्राउड की बात है कि हमारा इंडिया बेस्ड जो है पेमेंट सिस्टम जो है, वो है यूपीआई जो है, उसको इतना पसंद किया गया कि मलेशिया में हाल ही में जब हमारे प्रधानमंत्री साहब गए, तो ये एक मेन डील उनके बीच में क्या हुई, यूपीआई जो हमारे भारत का पेमेंट इंटर ये सिस्टम है, और अपना मलेशिया का जो पेमेंट सिस्टम, दैट इज पेनेट, ठीक है, लिंकेज ऑफ यूपीआई एंड पेनेट, ठीक है, इसको जो है लिंक करने की जो है वहां पर डील जो है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है बहुत इजीली हो जाए, बहुत आसानी से हो जाए। जैसे हम यहाँ पर आसानी से यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट्स करते हैं, अब हम बाहर भी जो है, जैसे इन कंट्रीज में जो है अगर जिनके साथ टाइप्स होते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, आसानी से जो है पेमेंट्स जो है यहाँ के जो हमारे लोग हैं वहां जाकर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सेम यूपीआई से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इन February 2026 a new chief minister was sworn in which state? फरवरी 2026 कोई इलेक्शन तो हुए नहीं, ठीक है, तो फिर नया चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया? ठीक है, पहले तो इसका आंसर हम बताएंगे। आंसर इज मणिपुर। मणिपुर के हवाले से अब आंसर कैसे बनेगा? अब इलेक्शन तो हुए नहीं, तो फिर नया चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया? थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी दो दो 10-20 सेकंड की हिस्ट्री रहेगी इसमें। 2022 मार्च में जो है इलेक्शंस हुए थे मणिपुर में। 2022 के बाद 2023 तक जब सरकार रही, उसके बाद 24-25, 23-24-25 2 साल जो है वहां पर बड़े क्लैशेस हुए, बड़ा अनरेस्ट रहा पूरे स्टेट में, जो है एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ अपना स्टेट के इनसाइड ही कुछ क्लैशेस जो थे वहीं के लोगों द्वारा जो है किए गए, जैसे लैंड सेटलमेंट डिस्प्यूट्स थे, कुछ वैली और प्लेन हिल के लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस रप्ट हुए, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा डिस्टरबेंस रही, काफी ज्यादा कैजुअलिटीज भी हुई। उस वजह से जो है वहां पर फरवरी 2025 में जो है प्रेसिडेंट रूल जो है लागू कर दिया गया पूरे स्टेट में। और ठीक 1 साल के बाद फरवरी 2026 में जो है 4 तारीख को, 3 तारीख को ये खत्म हुआ रूल, प्रेसिडेंट रूल, और 4 तारीख को नई सरकार बनी। और वो सरकार जो है मणिपुर में बनी, नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब चीफ मिनिस्टर जो थे मणिपुर के वो कौन थे? दैट इज युमनाम खेमचंद सिंह। खेमचंद सिंह, ठीक है, ये है सीएम, चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के। ठीक है, ये तो था इस क्वेश्चन का आंसर। अब स्टैटिक जीके की बात करें, थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। जैसे नागालैंड है, नागालैंड की कैपिटल आ गई हमारे पास, सिटी कोहिमा। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल सिटी हमारे पास आ गई इम्फाल। और मणिपुर के हवाले से, हाँ, फेमस जो है नॉर्थ ईस्ट की जो है सबसे फेमस फ्रेश वाटर लेक जो है मणिपुर में है, लोकतक लेक। लोकतक लेक यहाँ पर है, लोकतक लेक यहाँ पर है। और एक फेमस चीज है, दैट इज किबुल, अभी मणिपुर का ही चल रहा है, किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, अब इस नेशनल पार्क की खास बात क्या है? वर्ल्ड ओनली नेशनल पार्क, जिसको हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। वर्ल्ड का, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड का एक ही जो है नेशनल पार्क है अभी तक, दैट इज किबू लैमजाओ नेशनल पार्क, जो है मणिपुर में जो स्थित है। अब इसके हवाले से एक क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया हुआ है, दैट इज ये नेशनल पार्क जो है ये फ्लोट कैसे करता है, किसके ऊपर फ्लोट करता है? तो वो एक क्वेश्चन आया था, वो आपको अगर याद होगा, किसी ने पढ़ा होगा, फुमडीज करके एक चीज है, दैट इज फुमडीज। फुमडीज एक ग्रीन वेजिटेशन टाइप है, घास जैसी होती है, सॉइल के साथ मिक्स कर कर पूरे लेक के ऊपर, लगभग लोकतक लेक का 50% हिस्सा जो है इन फुमडीज से कवर है। इसी फुमडीज की वजह से जो है इस नेशनल पार्क को हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये जो है पानी की ऊपर वाली सतह पे जो है तैरते रहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुमडीज, इसका याद रखना। ठीक है, और मणिपुर के हवाले से हाँ, एक बड़ा अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को याद आया। मणिपुर जो है हमारा बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसके लिए? हमारे जो टाइप से, हमारा जो कॉरिडोर है, किसके? एशियन कंट्रीज का जो कॉरिडोर है, जैसे म्यांमार जो है एशियन कंट्रीज का मेंबर है, वो भी एक हिस्सा है, तो उनके साथ टाइप्स के लिए हमारा जो है मणिपुर स्टेट जो है काफी जो है मायने रखता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल सिटी आ गई हमारे पास आइजाल। एंड सिक्किम की कैपिटल सिटी आ गई गैंगटॉक। ठीक है, फिलहाल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यही मुझे लग रहा है, और इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पीएम एनआरएफ एक्स ग्रेशिया वाज अनाउंस्ड आफ्टर एन इंसिडेंट इन विच स्टेट? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाल ही में जो है एक इंसिडेंट हुआ है, वो हुआ है मेघालय में। पहले इसका कर देते हैं, मेघालय इसका आंसर आएगा। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है वहां पर जो है लोगों को मिला। अब ये क्यों मिला? एक इंसिडेंट हुआ, जो इंसिडेंट जो था, वहां की फेमस जो है कोल माइंस जो कि पाई जाती है ईस्ट जेंटिया हिल्स, एक डिस्ट्रिक्ट है मेघालय का, ईस्ट जेंटिया हिल्स। ईस्ट
जैंतिया हिल्स, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, मेघालय में आता है ये। यहाँ पर कोल माइंस थी, इस कोल माइंस में इलीगल माइनिंग हो रही थी। वहां पर एक ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट में जो है काफी कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली, लगभग 30-40 कैजुअलिटीज हुई। उन कैजुअलिटीज के लिए जो है एक्सग्रेशिया जो है रिलीज किया गया प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, और इन लोगों को जो है ये रिलीफ का जो है पैसा मिला, क्योंकि ईस्ट जैंटिया हिल्स जो है एक ऐसे हिल्स जो है जहां पर कोल माइंस जो है इलीगल माइनिंग की जाती है। अब थोड़ा स्टैटिक जीके की तरफ अगर आएंगे, तो मेघालय का स्टैटिक जीके, पहले तो मेघालय की कैपिटल सिटी है शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल सिटी मेघालय की। और दूसरा स्टैटिक जीके इसमें, हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो है इसमें जो है आ गया हमारे पास। ठीक है, मेघालय जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और एक और इसका स्टैटिक जीके आ गया। हाँ, हाईएस्ट रेनफॉल जो है कहाँ पर पाई जाती है? हम सबको अभी तक हम पढ़ रहे थे कुछ टाइम पहले तक, चिरापुंजी, जो कि मेघालय में आती है। ठीक है, अब जो है ये चेंज होकर जो है वो भी मेघालय में ही आता है। हाईएस्ट रेनफॉल जो रिकॉर्ड की गई है वो की गई है सिमरन। ठीक है, मौसिन राम जो है, ये हाईएस्ट रेनफॉल जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, ये मेघालय के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये बताया है आपको। और केरला जो है कैपिटल सिटी थिरुवनंतपुरम। वनंतपुरम। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ गया लखनऊ। ये तो आसान है, ये तो सबको आता ही है। ओडिशा आ गया भुवनेश्वर। ठीक है ना, जब हम कोई मेन चीज करा रहे हैं साथ साथ में अगर रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं गया? मेघालय की तरफ से ईस्ट जैंटिया हिल्स होगी, शिलोंग हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, एक हाईएस्ट रेनफॉल जहाँ पे होती है मौसिनराम जो है एक जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। ठीक है, रिकॉर्ड की गई। हाँ, इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू, हाँ, पीएम विजिट जो है मलेशिया में 7 फरवरी को जो हुई, पीएम मोदी अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कल्चरल सेंटर नेम्ड आफ्टर विच तमिल सेंट पोइट एट यूनिवर्सिटी मलाया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी साहब जब विजिट पर गए थे मलेशिया में, तो मलाया जो है मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, ताकि वो एक कल्चरल सेंटर के रूप में जाए, ताकि वहाँ के लोग जो है जो इंडियन बेस्ड है उसको वहां पर एक कल्चरल सेंटर की तरफ से उसको नजर से देखे। तो वो किस तमिल सेंट के नाम के ऊपर बनाया गया है? एक पोइट थे तमिल सेंट जो थे, काफी डिवाइन पोइट थे, दैट इज थिरुवल्लुवर। ठीक है, थिरुवल्लुवर के नाम से जो है ये यहाँ पर जो है बनाया गया। और थिरुवल्लुवर के ऊपर थोड़ा सा अगर स्टैटिक हम देखें, तो तमिल से जो है बिलोंग करते थे। अभी हाल ही में इनका, हाल ही में नहीं कहूंगा, इनका एक स्टैचू भी जो है बनाया गया है। इनका स्टैचू जो है 133 फीट टॉल। 133 फीट टॉल जो है, टॉल इनको जो इनका स्टैचू बनाया गया, कहाँ बनाया गया है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में बनाया गया है। ठीक है, अब कन्याकुमारी और किस चीज के लिए जाना जाता है? कन्याकुमारी त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है ना? त्रिवेणी संगम, यहाँ पर 3 ओशंस का जो है मेल होता है। 3 ओशंस कौन कौन से? इंडियन ओशन। ठीक है, अरेबियन सी, एंड लास्ट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके लिए जाना था त्रिवेणी संगम जाता है। यहाँ पे 3 ओशंस का जो है मेल होता है, कहाँ होता है? कन्याकुमारी में होता है। ठीक है, और कुछ तो नहीं छूट रहा है यहाँ पर? हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। IASATC 2026 वाज इनॉग्रेटेड बाय विच इंस्टीट्यूट? ISATC का मतलब हो गया हमारे पास, ISATC क्या हो गया?
इंटरनेशनल समिट ऑन एडवांस्ड ट्रॉमा केयर, एडवांस्ड ट्रॉमा केयर। ठीक है, ये एक समिट हुई, इंटरनेशनल समिट हुई। ये कहां पर हुई, कहां पे, किसने होस्ट किया इसको? इसको होस्ट किया जिपमर ने। ठीक है, जिपमर एक इंस्टीट्यूट है जो कि कहां पर है? पुडुचेरी में। कहां पर है? पुडुचेरी में है जिपमर। ठीक है, फुल फॉर्म अगर इसकी अगर मैं बताऊं आपको, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर जो है ये समिट जो है हुई, ये पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, आ, ठीक है, थोड़ा ये है स्टैटिक ही, नहीं स्टैटिक नहीं है, ये नया है। ये ऑब्जर्व ऑन February 4, सबको पता है 4 फरवरी को जो है हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे जो है ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को। इस साल का जो ऑफिशियल थीम जो है वर्ल्ड कैंसर डे पे जो है वो रखा गया, वो क्या रखा गया? ऑफिशियल थीम रखा गया, दैट इज यूनाइटेड बाय यूनिक। तो ये ऑफिशियल जो है थीम जो है रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, हाँ, यूनाइटेड बाय यूनिक, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स बिटवीन 1 February एंड टू 7 February। एक हफ्ते का करंट अफेयर जो है ये हमने आपके सामने जो है एक क्विज के रूप में आपके सामने रखा। अब जरूरी नहीं है, जैसे कि शुरुआत में भी मैंने कहा था कि यही क्वेश्चन आपको आए, लेकिन एक आइडिया आपको आ गया, एक नॉलेज आ गया। अब इस तरीके से किसी भी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की और सीरीज हम जो है टाइम टू टाइम जो है नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे, करंट अफेयर्स के साथ आएंगे। और बने रहने के लिए आपको क्या करना है? कॉग्निसिव के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि इस तरह की सीरीज जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।